हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12। ये आपका लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। ओके, 12 ही चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स आपने सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका बहुत सा सिलेबस ऐसा है जो कट हो चुका है, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस से रिमूव कर दिए जा चुके हैं, ठीक है, पर उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने क्लास 8 में या फिर उससे प्रीवियस क्लासेस में आपने डाटा हैंडलिंग पढ़ा होगा। डेटा पढ़ा है आपने। तो डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है और डाटा हैंडलिंग क्या होती है? डाटा हैंडलिंग का ही फॉर्म है स्टैटिस्टिक्स। बस उसको थोड़ा सा और ब्रॉडली हमने एक्सप्लेन कर दिया, जिसका नाम हमने डाटा हैंडलिंग से चेंज करके क्या कर दिया, स्टैटिस्टिक्स कर दिया। तो डाटा आप क्या समझते हैं? डाटा होता है इंफॉर्मेशन ऑफ अ थिंग। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो डेटा आपके पास क्या होगा? इंफॉर्मेशन ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप अपनी क्लास के 9th क्लास के बच्चों के मान लो मैथ्स का टेस्ट हुआ था। मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स टीचर ऐसे बोलता है ना कि मार्क्स नोट डाउन कर लेना, पीटीएम में दिखाएंगे, शो करेंगे पेरेंट्स को। तो ठीक है, आपका जैसे क्लास वाइज जो भी टेस्ट होते हैं, तो आपको एक बच्चे को किसी को कहा गया कि आप अपनी क्लास के बच्चों के टेस्ट के मार्क्स, मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप कलेक्ट करते हो कि नहीं? वैसे ही कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, उसे हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, डेटा। और जो स्टैटिस्टिक्स आती है वो आपकी डाटा हैंडलिंग का नाम ही है। डाटा हैंडलिंग आप इन प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ते हैं वो डाटा हैंडलिंग के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, डाटा हैंडलिंग को ही क्या बोल दिया गया? स्टैटिस्टिक्स बोल दिया गया। इसको हम लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आपकी क्या है? ब्रॉड टर्म है। क्या है? ब्रॉड टर्म। इसकी अपनी एक डेफिनेशन है। भाई, डाटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क हुआ? आप पूछोगे कि दोनों में क्या फ़र्क है? डाटा हैंडलिंग, यहाँ पे हम डाटा हैंडल करना सीखते हैं। डाटा हैंडल मतलब पहले कलेक्शन किया डाटा का, कलेक्शन के बाद उसको हमने किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जैसे कि टेबल की फॉर्म में कर दिया, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। पहले तो बच्चे को यही सिखाते हैं ना कि सारे टेस्ट के मार्क्स ले लो और फिर उनको अरेंज करो कि सबसे कम किसके हैं, फिर ज़्यादा किसके, फिर ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा किसके हैं। ठीक है, टैली मार्क्स बच्चे को सिखाए जाते हैं। मान लो 20 में से आपके 20 मार्क्स का टेस्ट था और बच्चे के ज़्यादातर बच्चों के 10 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 9 कॉमन मार्क्स भी तो आएंगे ना। जरूरत तो नहीं कि एक ही बच्चे के 10 मार्क्स आएंगे। तो क्या पता कितने बच्चों के 10 मार्क्स आए हों। मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 में से न जाने कितने बच्चों के 10 मार्क्स आते होंगे 20 में से। तो कितनी बार 10 मार्क्स रिपीट हुए हैं, उसको हम टैली मार्क की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ये चीज़ें बहुत बेसिक है जो आप प्रीवियसली कर चुके हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है? डेटा हमें कलेक्शन आता है, हमें अरेंजमेंट आती है, हम उसको अरेंज भी कर लेते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग या जो भी टेबुलर फॉर्म में कैसे भी कर लेते हैं। बट उसको आप है ना ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो जो ग्राफ के मेथड से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो ना, वो चीज़ अब आपकी इसमें है। पहले भी आप कर चुके हैं एक दो टॉप टाइप्स, जैसे कि बार ग्राफ बच्चे को क्या करता है, बार ग्राफ बच्चे को शो कर दिए जाते हैं। ठीक है, बनवाए नहीं जाते पर यहाँ पे बनाए जाएंगे। ओके, जैसे कि आपका होता है पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को स्माइली बनवा के या कैसे भी करके 5th से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, हर बार हर क्लास में लेवल बढ़ता जाता है। तो इस क्लास में देख लेते हैं अब आपका क्या लेवल है। तो अगर मैं बोलूं स्टैटिस्टिक्स का मतलब है, स्टैटिस्टिक्स इसको मैं बोल सकती हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो हम निकालते हैं उसे आप क्या बोलते हो? स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डाटा से? इसके 3 स्टेप्स हैं। इसके कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। पहला,
पहला रहेगा कलेक्शन ऑफ डाटा, पहला रहेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे आगे आपको क्या करती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आप इसे ही समझते जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने क्लास टेस्ट हुआ और उसके मार्क्स आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स के नोट कर लिए, 20 स्टूडेंट्स के नोट कर लिए, कलेक्ट कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। ओके, तो जैसे कैसे होगा कलेक्शन आपका, कलेक्शन ऐसे होगा, मान लीजिए पहले बच्चे के थे, मतलब रैंडमली बच्चे बैठे हैं ना, तो रैंडम मान लो पहले बच्चे के 10 नंबर थे, फिर 5 थे दूसरे बच्चे के, तीसरे बच्चे के 20 नंबर थे, 10, 20, 19, 18, फिर से 5 थे किसी के, फिर 7 थे, 19 थे, फिर 18 थे। आप देख सकते हैं बहुत से नंबर कॉमन आ रहे हैं, जैसे 20 आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो 5, 7, 19, 18, 7, 20, 9, 10, 12, 17, 18, 19 और ये 20। देख लीजिए 20 बच्चों के मार्क्स होंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स ले लिए। अब ये तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। देखिए अब ये रैंडम है, ना तो असेंडिंग में है, ना डिसेंडिंग में है, ना कंबाइन करके लिखा है। ठीक है, अब कलेक्ट तो कर लिया। सेकंड पार्ट अब क्या आएगा, सेकंड चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कि ऐसे ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, ये इरेगुलर है, तो हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, हम करते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखते गए हम मार्क्स। ठीक है, हम यहाँ लिखते गए मार्क्स और यहाँ लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई आपसे पूछने लगे 20 नंबर कितने बच्चे होंगे आपकी क्लास में, 20 के 20 आउट ऑफ टोटल कितने, किस बच्चे के हैं मार्क्स, तो आप है ना यहाँ से काउंट करने में बहुत टाइम लगा दोगे। अभी तो 20 बच्चे हैं तो काउंट हो जाएगा, पर ज़्यादा बच्चे हों तो पूरे स्कूल के अगर मैं बोल दूँ तो नहीं कर पाओगे ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं कि कितने बच्चों के कितने नंबर हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखिए मैंने देखा 5, सबसे छोटा नंबर 5 में लाइन वाइज अरेंज करूँगी। 5 के बाद आपका आता है 7 के बाद आपका आता है 9 एंड देन 10 देन 12 देन 17 और फिर आएगा 18, 19 और 20। ठीक है, शो करूँगी मैं आपको, अभी मैंने सिर्फ लिखा है। 5 मार्क्स देख लेते कितने बच्चों के हैं। तो देखो 1, 2, सिर्फ 2 बच्चों के हैं, 2 लिख लिए। 7 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 1, 2, ये भी 2 बच्चों के मार्क्स हैं, 7 भी। 9 कितने बच्चों के हैं, 9 है 9 है सिर्फ 1 बच्चे के। 10 कितने बच्चों की है, 1, 2, 3, 3 बच्चों के मार्क्स 10 है। ओके, 12 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 12 मार्क्स हैं आपके 1 बच्चे के। फिर 17 है आपके 1 स्टूडेंट के कितने, 17 और 18। तो देखिए अब आपके पास है 18, 19 एंड 20। तो 18 मैंने काउंट कर लिए हैं, 3 बच्चों के हैं और 19 भी 3 स्टूडेंट्स के हैं और 24 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, ये डेटा कलेक्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी होती है कितनी बार वो नंबर रिपीट करता है, कितनी बार वो नंबर रिपीट करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। इसको आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपका टेबल। ठीक है, इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर दूंगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ठीक है, प्रेजेंटेशन तो हो गई। ठीक है, आपको प्रीवियस क्लासेस तक इतना करवा दिया होगा, इसको आप टैली मार्क्स में लिख सकते हैं। आपको आता है ना टैली मार्क करना, टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं, 2 है तो 1 2 2, 1 का 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 4 और 5 होता तो यहाँ से मैं एक लाइन क्या कर देती, क्रॉस कर देती इसके ऊपर से। जैसे 5 के लिए अगर मैं लिखूं तो ये होती है 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके, ठीक है, समझे, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। अब
इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, तीसरा पार्ट हम इसका करने वाले हैं। तीसरा पार्ट क्या था, तीसरा पार्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो देखिए कैसे है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बार ग्राफ करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बार ग्राफ। बार ग्राफ के बाद आप करेंगे हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, एंड थर्ड आप करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, कुछ और नाम है इसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ठीक है, तो अब हम ना इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब है ना आपको ये चीज़ दी हुई होगी और आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, टेबल होगा, यानी ऐसा टेबल आपको गिवन होगा और आपको क्या करना है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक आपको गिवन है। अब देखिए आपका है ना, डेटा दो तरह का होता है। डेटा दो तरह का होता है, एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप्ड। अब देखिए अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। अनग्रुप्ड तो हो गया रैंडम, जैसे मैंने अभी अभी टेबल लिया था कि 7 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 8 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो वो तो हो गया आपका अनग्रुप्ड। ग्रुप में नहीं है, इंडिविजुअल मार्क्स थे, इंडिविजुअल मार्क्स। अगर मैं उसी चीज़ को ऐसे बोलती, अगर मैं उसी चीज़ को ऐसे बोलती 1 से 5 मार्क्स तक, 1 से 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, अगर मैं बोलती 5 से 10 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे आते हैं, जैसे आजकल सीबीएसई का जो वो पैटर्न नहीं चला हुआ बोर्ड में, पहले होता था परसेंटेज, पहले आती थी परसेंटेज, 80 आ गई, 81 आ गई, किसी बच्चे की 83 आती थी, 84 आ गई। ठीक है, ये तो थी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में तो हो गया आपका अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया आपका अनग्रुप्ड डेटा। पर ग्रुप्ड डेटा क्या है, जैसे A1 है, A1 का एक फिक्स क्राइटेरिया है कि जो भी है, मुझे प्रॉपर नहीं पता, 91 से ऊपर 100 के बीच में जिसके परसेंटेज होंगे ना, उन सबका क्या होगा, A1 होगा। 90.5 वाले के बाद का, शायद 90.5% जिसके होंगे वहाँ से A1 शुरू हो जाता है। तो 91% वाले का भी A1, 96% वाले का भी A1, 93% वाले का भी A1, 99% वाले का भी A1। समझे ग्रुप्ड डेटा क्या हुआ, ग्रुप में जब आप उसको शो करते हैं। आया समझ में आपको, ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। अब देखिए जो अनग्रुप्ड डेटा है ना, उसके लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, बार ग्राफ, जब इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होगी। पर जब ग्रुप्ड होगी तो वहां पे हम करेंगे हिस्टोग्राम, वहां पे हम करेंगे हिस्टोग्राम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। ये आपका होता है, ये होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। और ये आपका होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या आप समझे, मैंने दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया कि आपको पता कैसे लगेगा। मान लो अभी तो आपको सिर्फ बोल देंगे क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉ द बार ग्राफ, ड्रॉ द हिस्टोग्राम, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ठीक है, बट आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे, ठीक है, आपको सिर्फ डेटा गिवन हो और आपको नहीं पता कोई कौन सा ग्राफ मैं ड्रॉ करूं, तो आप अपने आप उसको पहचान के क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे आता है हमारे पास बार ग्राफ। अब आता है हमारे पास बार ग्राफ। सबसे पहले मैं बार ग्राफ समझाऊंगी। बार ग्राफ वैसे तो देखा जाए तो बार ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया जाता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और यहाँ आप बार की फॉर्म में ऐसे डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो अब देखते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कैसे आप फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। देखिए, अ फैमिली with a monthly income of ₹20,000 had planned the following expenditures per month under various heads। देखिए, एक फैमिली है, 20,000 उनकी इनकम है, तो वो कितना कितना खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस हेड में खर्च करते हैं। तो देखिए, ग्रोसरी में उनकी देखिए इन थाउजेंड्स है, यानी कि ये है 4,000
ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ग्रोसरी में 4,000 खर्च हो जाते हैं, रेंट में 5,000 खर्च हो जाते हैं, एजुकेशन में 5,000, मेडिसिन्स में 2,000, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट में 1,000 और मिसलेनियस मतलब बच गया छुटमुट जो भी होगा उसमें 1,000। ठीक है, ये उनका क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। इसको आप क्या करो, एक उस पर रिप्रेजेंट करिए बार ग्राफ के अंदर। तो देखिए कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए मैंने एक एक्स और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे आपका होगा जो आपके नंबर ऑफ वो हैं, सॉरी क्या है, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर होगा इन थाउजेंड्स, इन 1,000 रुपीज़। ठीक है, ये आप एक्सपेंडिचर होगा। और इस तरफ आपके क्या होंगे, हेड्स होंगे। क्या होंगे, हेड्स होंगी। मैं उसको है ना एक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दूँगी, कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होगा, देखिए ग्रोसरी है आपकी 4,000। पहले मैं इनका वो कर लेती हूँ, मार्क बना लेती हूँ, ये 0। अब देखिए आपका है ना बहुत ही छोटे नंबर है, मैं 1 2 3 में ही कर लेती हूँ। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू आपके जो ये होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये अरेंज करना होगा कि कितने कितने मार्क्स, कितने कितने नंबर आप यहाँ पे लेंगे। तो ये देखिए पहले जो आती है ग्रॉसरी, यहाँ भी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स इसको नहीं लूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। 4 तक जाना है मुझे, कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो 4,000 ये आ गया। 4,000 पूरी एक बॉक्स का बना सकते हैं आप इसे, 2 बॉक्स का, फिर एक जैसा बनाना है आपको। तो ये आ गया आपका ग्रोसरी के लिए, जी से मैंने लिख दिया ग्रोसरी। उसके बाद आपका है रेंट। रेंट में आपके 5,000 खर्च, मैं इसको छोड़ दूंगी अब। रेंट में मेरे कितने खर्च हो जाते हैं, 5,000 खर्च हो जाते हैं। मैं 5 तक जाऊँगी। ऊपर की तरफ देखना है आपको, यहाँ मत देखना कि ये 4 पर है, ये 3 पर है, नहीं। ठीक है, ये ग्राफ में ऐसे ही होता है, बॉक्सेस बने होते हैं ना, तो वो बॉक्स लेने हैं आपको, ये बॉक्स छोड़ देना है, यहाँ इस बॉक्स में ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका रेंट। रेंट के बाद आपका आता है एजुकेशन। एजुकेशन में भी सेम कितना हो रहा है, 5,000 ही आपका खर्च हो रहा है, ऐसे। तो आप इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका एजुकेशन से, ई मैं लिख देती हूँ। एजुकेशन के बाद आपका होता है मेडिसिन। मेडिसिन में आपका हो रहा है 2,000। मेडिसिन में आपका कितना हो रहा है, 2,000 खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आपका हो रहा है 1,000 एंड मिसलेनियस में भी 1,000। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये आ गया 10, ये आ गया 11, ये आ गया 12। ठीक है, यहाँ 1,000 और यहाँ भी मैं क्या बना दूँगी, 1,000। तो ये आपका था फ्यूल, ये आपका था एंटरटेनमेंट। यहाँ नहीं लिखना, वैसे आपको यहाँ लिखना है नीचे, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस से एम रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, समझ आया आपको कैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। हमेशा आपको याद रखना, जो भी नेम्स होंगे उनको आप नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे नंबर ऑफ रुपीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स, वो सब आपका यहाँ इस वर्टिकल एक्सिस पे आएगा। ओके, क्लियर। ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ आई होप आपको ड्रॉ करना आया होगा। उससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का भी अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे तभी तो हमें समझ आएगा कि वो ड्रॉ कैसे करना है। अब देखिए ध्यान से, डेटा में क्या फ़र्क है, दोनों की डेटा देखिए ध्यान से। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियोन लैम्प्स। नियोन लैम्प्स की टाइम बताया कि कितना टाइम तक वो जिंदा रहते हैं, यानी कि कितना टाइम तक वो चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे है, 300 से 400 घंटे 14 लैम्प्स चलते हैं, 400 से 500 घंटे 56 लैम्प्स चलते हैं। देखिए 300 से 400 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, वो 310 साल भी रह 310 घंटे भी रह सकता है कोई बल्ब, कोई 350 घंटे भी रह सकता है, कोई 399 घंटे भी रह सकता है। ठीक है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो गया। ये वही वाला क्राइटेरिया होगा ना आपका परसेंटेज वाला, जैसे A1 A2 A3 वो होते हैं आपके B1 B2। ठीक है, अब जो ग्रेड मिलते हैं आपको उसी हिसाब से हो गया ये डेटा। तो ये हो गया हिस्टोग्राम। ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया ये आपका कॉन्टिन्यूस, मतलब कि
कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। इस चीज़ को, जो ये इंटरवल्स हैं कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स, इनको आप नीचे वाली एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और यही नंबर ऑफ लैम्प्स यानी कि ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसको आप कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैं यही ड्रॉ कर लेती हूँ इसको छोटा छोटा और आपको शो करते हैं कैसे ये चीज़ हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये देखिए अब आपको शो हो रहा होगा। ओके, अब देखते हैं, यह 300 से शुरू, 300 से जब शुरू होता है ना तो आपको एक ऐसा मार्क बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं इसको कॉन्टिन्यूटी में 100 200 1 2 3 4 नहीं लिख रही, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 300, फिर जाऊँगी मैं 400, ये 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए ये मार्क कितने कितने की जा रही हैं, मुझे बताइए कैसे मैं ड्रॉ करूँ। इतनी छोटी सी उस पर मुझे इन मार्क्स को एडजस्ट करना है, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे। मैं ऐसे ले लेती हूँ 10 20, ठीक है, इस हिसाब से करूँगी ना तो हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इस हिसाब से हो जाएगा आपका। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ध्यान से देखिए, 300 से 400 के बीच में 14 बल्ब है, यानी कि 100, यहाँ पे क्या होगा आपका 15 होगा, 15 से एक कम, 15 से एक कम यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा क्या, फर्स्ट 300 से 400 के बीच वाला। फिर आएगा आपका 400 से 500 के बीच में 56 यानी 50 और 60 के बीच में तो होगा 55, एक ऊपर जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ आएगा ये कुछ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी 500, 400 से 500 के बीच में, ठीक है, ठीक है, समझ आया आपको। फिर 60 पे पूरा क्या है 60 पे जाएंगे। अब हम पूरा कहाँ जाएंगे, 60 पर जाएंगे। अब है ना एक बात ध्यान से देखिए, मेरा ये थोड़ा सा टाइट हो गया, ये थोड़ा, क्योंकि ये मेरा पेज है, ग्राफ नहीं है, ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपको करना है। मैंने आपको नोटबुक पे करवाया है, पर आप किस पे करेंगे, ग्राफ पेपर पे करेंगे। 600 से 700 के बीच में 86 पे जाएंगे। 86 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं है, ओके। ये देखो ये हो गया आपका 86। उसके बाद आते 700 से 800 के बीच में है ना 74 बल्ब्स जिंदा रहेंगे, तो वो कुछ यहाँ आएगा ऐसे, ये हो गया 800। 800 के बाद आता है 800 से 900 के बीच में 62, 800 से 900 के बीच में 62, 60, 61, 62 कुछ यहाँ होगा, तो आप इसके सामने जब आप जाएंगे तो यहाँ कहीं है ये, तो ये देखिए, ठीक है। उसके बाद 900 से 1000 के बीच में 48 होंगे। 900 से 1000 के बीच में कितने होंगे 48, तो ये 40 50 यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। ये देखिए आपको समझ आया होगा हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो ऐसे ही आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, यही फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी रहेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो ये मैंने लिए, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ लैम्प्स, यहाँ क्या लिखेंगे नंबर ऑफ लैम्प्स, और यहाँ लिखेंगे लाइफ टाइम, ये लिखेंगे लाइफ टाइम इस तरफ जा रहा है और ये नंबर ऑफ लैम्प्स इस तरफ जा रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए हिस्टोग्राम के 3 केसेस बनते हैं, ये मैंने फर्स्ट केस आपको बताया, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। हिस्टोग्राम के 2 और केसेस हैं, उनमें आप कैसे करेंगे, ये देखिए। अब अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। देखिए एज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पार्क में खेलते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे 5 हैं, 2 से 3 साल के बच्चे 3 हैं, 3 से 5 साल के बच्चे 6 हैं, 5 से 7 साल के बच्चे 12 हैं। अब आप जब इसे देखेंगे ना तो ये क्लास साइज, जो ये क्लास साइज है ये सेम नहीं है, वहाँ पे 100 का गैप था हर एक में, 1 से 2 1 साल का, 2 से 3 1 साल का, 3 से 5 में 2 साल का आ गया। इसमें कितने साल का है माइनस करिए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 7 में से 5 गए 2, यहाँ 10 में से 7 गए 3,
15 में से 10 गए 5, 17 में से 15 गए 2। तो देखिए डिफरेंट क्लास साइज आ गया अब आपके पास। अब कैसे करेंगे, और हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारी निकलेगी फ्रीक्वेंसी। हम एक फ्रीक्वेंसी अब ये यूज़ नहीं करेंगे, अब हम नई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देखते हैं वो क्या है। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी, न्यू फ्रीक्वेंसी आप इसे लिख सकते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहेगा मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज डिवाइड बाय में क्लास साइज जो उसका है, और मल्टीप्लाई करवाएंगे फ्रीक्वेंसी से, मल्टीप्लाई करवाएंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखिए आप मिनिमम क्लास साइज। इनमें सबसे छोटा कौन सा क्लास साइज है, यानी कि डिफरेंस, सबसे छोटा डिफरेंस तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 1 आपका आ जाएगा ऊपर, और फिर आपका आएगा क्लास साइज। इसका क्लास साइज क्या है, 1 ही है। मल्टीप्लाई करवाएंगे जो उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 से, तो ये आ जाएगी 5। ओके, आगे चलते हैं। मिनिमम क्लास साइज तो 1 ही रहेगा, सब में 1 रहेगा, और इसका क्लास साइज क्या है, अगेन 1 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये रहेगा 3। यहाँ आइए, यहाँ पे 1 ही रहेगा क्लास साइज, और जो इसका जो क्लास साइज है वो 2 है, मल्टीप्लाई जो वो फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ चलिए 5 में से 7, जब आप क्लास साइज तो ऊपर 1 ही रहेगा, स्मॉलेस्ट जो है, और इसका क्लास साइज 2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो ये आ जाएगा 6। फिर आगे चलिए, 7 से 10 के बीच में 1/3 × 9, तो ये आ जाएगा 3। फिर आगे चलिए 15, ये देखिए 1/5 × 10, तो ये आ जाएगा 2। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट 1/2 × 4, तो ये आ जाएगा 2। अब हम नई फ्रीक्वेंसी ये वाली लेकर चलेंगे, नई फ्रीक्वेंसी ये वाली लेकर चलेंगे, क्लास यही वाली लेकर चलेंगे। ठीक है, करें अब इसे, चलो इसको ड्रॉ करते हैं अब हम। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दी है ये, और अब हम इसकी क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। अब देखिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी होगी, और ये आपकी क्लास साइज होगी, एज, जो कि मैंने ईयर्स में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब स्टार्टिंग से चलते हैं। 1 से 2 साल के बीच में कितने बच्चे हैं, 5, नई फ्रीक्वेंसी 5 की आई है, तो हम इसे 5 तक ही ड्रॉ करेंगे। 1 से 2 तक जाएंगे हम 5 तक, हम 1 से 2 तक जाएंगे 5 तक, ये आ गए 5 तक। फिर देखिए 2 से 3 तक 3 बच्चे हैं, 2 से 3 तक 3 ही बच्चे हैं, तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इसे 3। ओके, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ, सिर्फ यहीं पे ड्रॉ करते हैं। 3 से 5 तक के बच्चे हैं 3। ओके, 3 ही है, 3 से 5 तक के बच्चे। ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास था ही नहीं। उसके बाद चलते हैं आगे, 5 से 7 तक के बच्चे हैं आपके 6 बच्चे हैं 5 से 7 तक के, तो ये 6 यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पे है 6। ओके, उसके बाद है 7 से 10 तक के बच्चे, 7 से 10 यहाँ तक जाएंगे। 7 से 10 साल तक के बच्चे हैं 3 बच्चे, तो ये हम 3 तक जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है आपके 10 से 15 साल तक के बच्चे कितने हैं आपके पास, 2, तो ये हम 2 तक ही जाएंगे, 15 तक जाएंगे हम। ये देखिए, ओके, उसके बाद है आपके 15 से 17 साल तक के बच्चे 2 ही हैं, ये भी हम कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया क्या था। अगर क्लास साइज आपका डिफरेंट है, क्लास साइज अगर डिफरेंट है तो नई फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। कैसे निकालनी पड़ती है, पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए, जो सबसे छोटा डिफरेंस है वो सबके ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, जो एक्चुअल में उस क्लास का क्लास साइज है, और मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से। तो यही चीज़ मैंने की, और नई फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली। उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपका एक लास्ट केस है, थर्ड केस, जो कि हिस्टोग्राम ही उसमें भी ड्रॉ होगा। उसके लिए भी एक नया रूल है, तो वो देखते हैं क्या है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 लीव्स हैं, उनकी लेंथ मेजर की गई है
करेक्ट टू 1 मिलीमीटर तक एंड द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। लेंथ है मिलीमीटर में, नंबर ऑफ लीव्स गिवन है। अब देखिए ध्यान से, मेरी नंबर ऑफ लीव्स तो ठीक है, पर लेंथ देखिए, क्लास साइज देखिए, 118, 126, 127, 135। अब ध्यान से देखिए 126 के बाद 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 127 से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो बार ग्राफ थोड़ी ना बनेगा, ये तो कुछ और हिस्टोग्राम थोड़ी ना बनेगा, ये तो कुछ और ही बन जाएगा। हिस्टोग्राम में तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना क्लास साइज आपका। पहले वाले क्लास साइज देखे थे, फर्स्ट में बिल्कुल ही प्रॉपर था क्योंकि डिफरेंस भी सेम था और क्लास साइज भी कॉन्टिन्यूस था। दूसरा एग्जाम्पल देखा, उसमें आपका क्लास साइज तो कॉन्टिन्यूस था पर डिफरेंस उनमें क्या था, अलग था, तो हमने उसके लिए रूल पढ़ा। अब यहाँ पे हमें क्लास साइज को क्या करना पड़ेगा, वैसे गैप देख लीजिए आप, 118 और 126 में गैप कितना है, 8 का गैप होगा, 127 में, 135 में फिर से 8 का गैप है, 8 का गैप तो सेम, ठीक है, ओके। हमें सेकंड वाला रूल नहीं लगाना पड़ेगा, बट अब हमने इसके लिए नया रूल लगाना पड़ेगा। क्या रूल लगेगा, हम न्यू क्लास इंटरवल अब बनाने वाले हैं, नई क्लास इंटरवल अब हमें बनानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए 118, 126, अब है ना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं इसके अंदर 0.5 प्लस कर दूं तो ये 126.5 बन जाएगा, और इधर तो 0.5 प्लस कर दूं और इधर से 0.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या एडजस्ट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यही किया, मैंने फर्स्ट को एज इट इज छोड़ा, लास्ट में चलिए 126.5 बन जाएगा। आगे चलिए, इसमें से 126.5 मैंने 0.5 माइनस कर दिया, और अब इसमें 0.5 क्या करूंगी, प्लस करूंगी, 135.5 इधर से माइनस करूंगी, 135.5 इधर प्लस करूंगी, 144.5। बस एक फर्स्ट में कुछ नहीं करना और एक लास्ट वाले में कुछ, फर्स्ट में कुछ नहीं करना और एक लास्ट वाले में कुछ नहीं करना, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना, बाकी सब में क्या करना आपको, इधर वाले में 0.5 प्लस होगा, इधर वाले में 0.5 माइनस होगा, 145.5 सॉरी 4.5 माइनस हुआ है ना, इधर आ जाएगा 153.5 और इधर से जब माइनस करेंगे तो 153.5, यह आ गया 162.5 एंड दिस इज आगे है 162.5, 171.5, 171.5 और ये हो गया 180। आई होप आपको ये क्लियर है। मैंने क्लास साइज क्या किया, इधर वालों में आप प्लस करते जाइए 0.5 और इधर वालों में आप माइनस करते जाइए 0.5, और फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं करना, कोई टच नहीं करना, उसको कुछ नहीं छेड़ना, एज इट इज रखना है, और बीच वाले जितने भी हैं टर्म्स आपके पास उन सबको आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लास साइज हो गया। अब एक और बात, क्लास इंटरवल हमने कॉन्टिन्यूस बना लिया, ओके। अगर इनमें डिफरेंस भी अलग होता तो हम क्या करते, तो हम सेकंड वाला रूल भी लगाते, तो दोनों रूल इसमें आपके लग जाते। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब हम इसका क्या करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है, इनको मैंने एज इट इज नंबर लिख दिए हैं क्योंकि गैप तो सेम ही है सबका। ये आ गई आपकी नंबर ऑफ लीव्स। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए 118 से 126.5 के बीच में 3 लीव्स आती हैं। कितनी लीव्स आती हैं, इन दोनों के बीच में 3 लीव्स आती हैं। मैंने यहाँ 2-2 का गैप लिया है, तो ये कुछ यहाँ आएगा आपका हाफ में, ओके। ये आ गया 1 पे, और ये आप थोड़ा सा, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ एक बार क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है। 126.5 से 135.5 के बीच में है आपकी 5 लीव्स। कितनी लीव्स हैं, 5, तो यहाँ आएगा कुछ 5, यहाँ आएगा ना, ये देखिए, ये मैंने ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया। अब 135.5 से 144.5 के बीच में आ रही है 9 लीव्स। कितनी आ रही है, 8 और 1, यहाँ आएगी कुछ 9, यहाँ आएगा 9, तो मैंने ये फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया, ओके। उसके बाद आपका आता है इस गैप के बीच में जो है वो है 12 लीव्स। कितनी लीव्स हैं, पूरी 12 हैं। ये तो हमारी यहाँ मैच हो जाती हैं, तो ये हमारा आ गया ये। उसके बाद हमारा है, उसके बाद है आगे 153.5 से 162.5 के बीच में है आपका 5 लीव्स। कितनी लीव्स हैं, 5 लीव्स हैं, तो ये 5 यहीं पे आएंगी, तो ये आपकी आ गई 5 लीव्स, ओके। उसके बाद है हमारा 4 लीव्स। उसके बाद कितनी है
हमारी 4 लीव्स आ गई और उसके बाद है हमारी 2 लीव्स, ये आ गई 2 लीव्स। आई होप आपको हिस्टोग्राम समझ आया। 3 केसेस आपको बताए, तीनों में आपको मैंने नए नए रूल्स बताए, आपको वो कर लेने हैं। इन्हीं के रिगार्डिंग आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की क्लास साइज और इंटरवल आपको निकालनी पड़ सकती हैं। अब आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर। ये क्वेश्चन करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के रिगार्डिंग। देखिए, इन अ सिटी द वीकली observations made in a city study on the cost of living index are given in the following table। cost of living index है number of weeks, कितने वीक्स ऑब्जर्व किए उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में आपको क्लास मार्क निकालने पड़ते हैं, क्लास मार्क्स निकालने पड़ते हैं, यानी कि लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल को प्लस करके डिवाइड करना होता है 2 से। तो 140 + 150 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 190/2। तो ये आ गया 1895। ओके, ऐसे ही आगे निकालिए 150 + 160 डिवाइड बाई 2। तो ये सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये आपका, ये देखिए मैंने इसकी क्लास साइज बना ली है। ओके, समझ आया आपको, क्लास मार्क्स। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होता है। Where is my scale? ये देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए आपका क्लास मार्क क्या है, 145। क्या है, 145, यानी कि बीच में होगा, बीच में है, और ये 5 है। क्या है, 5। इसको डॉट से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं 155। ये क्या है, 155। 155 कहाँ होगा, 155 यहाँ बीच में होगा। 155 के सामने आना चाहिए 10, तो ये आ गया 10। ओके, फिर 165। 165 इसके बीच में होगा, 165 के सामने होना चाहिए 20, तो ये आ गया मेरा 20। अब 170 से 180, 170 से 180 के बीच में है 175। 175 के सामने होना चाहिए 9, तो 9 इससे थोड़ा सा नीचे आ गया। 180 से हो गया 185। 185 के सामने होना चाहिए 6, तो ये आ गया आपका 6। 190 से 200 के बीच में है 195। 195 के सामने होगा आपका 2, तो यहाँ कोई आपका 2 हो जाएगा। समझे, अब इसको फ्री हैंड आप क्या करवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। इनके नाम रख सकते हैं आप, ABCDE एंड F, और इनको आप क्या करवा दीजिए, ज्वाइन करवाइए। ये देखिए, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर इस पॉइंट पे, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, और इसको आप नीचे तक ले। इससे पहले आपको एक मार्क और ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ, जैसे 135, और इसके बाद आपका एक और आप ड्रॉ कर लीजिए, क्या 195, तो ये हो जाएगा 205। ठीक है, कितने का, 10 का गैप ही तो है, 195 तो 205, तो 205 पे इसको ज्वाइन करा दीजिए, और इसको आप पीछे वाले मार्क पे ज्वाइन करवा दीजिए। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या, फर्स्ट हमने पढ़ा बार ग्राफ, सेकंड हमने पढ़ा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने 3 केसेस पढ़े थे, जिसके अंदर आपका क्लास साइज कॉन्टिन्यूस है। पहला तो बिल्कुल केस था नॉर्मल, सेकंड केस था जिसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर आपकी क्लास इंटरवल का साइज क्या था, डिफरेंट था, तो हमने उसके लिए नया फ्रीक्वेंसी बनाया। उसके बाद हमने थर्ड केस पढ़ा उसी के अंदर, कि जिसके इंटरवल तो सेम है बट डिसकॉन्टिन्यूस है आपका क्लास साइज, क्लास इंटरवल्स, तो हमने उसको कॉन्टिन्यूस बनाना सीखा। 0.5 प्लस करवाया, 0.5 माइनस करवाया। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल नॉर्मल है,
बस क्लास इंटरवल को डबल प्लस करवाइए, दोनों को अपर और लोअर लिमिट को प्लस करवा के डिवाइड करवा दीजिए 2 से, तो आपके पास क्लास मार्क आ जाएगा। और क्लास मार्क को ही अब आपको क्या करना है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो क्लास 9 का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने कंप्लीट आपको 9th क्लास के सारे चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स ही थे आपके, 12 के 12 मैंने आपको वीडियो के थ्रू करवा दिए हैं। हाँ, मैंने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाए, बट मैंने बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डालने चाहिए या नहीं, ठीक है। तो फिर मैं उसके लिए एक अलग से सीरीज बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी के क्या करवाऊंगी, क्वेश्चंस ही सोल्व करवाऊंगी। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।